तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑर्थो सेंटर। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार यस लिखो अगर स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। ठीक है चलो। तो ऑर्थो सेंटर आप जानते हैं किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes is ortho center and the triangle formed by joining the feet of altitudes is called pedal triangle। उसको हम pedal triangle बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, the distance of the ortho center, next point is the distance of ortho center from the angular point of triangle ABCR 2R cos A 2R cos B 2R cos C। ठीक है, ये भी डिराइव कर लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसीआर। एंगुलर पॉइंट कहने मतलब वर्टेक्स जो है एबीसी, उससे जो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो 2R cos A 2R cos B 2R cos C होता है। ठीक है, याद रखने वाली स्टेटमेंट है। ऐसे ही द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर H फ्रॉम द साइड्स इसमें आ जाता है, जैसे उसमें cos से आ रहा था ना, तो A से जो डिस्टेंस आता है वो 2R cos से आता है इस वाले केस में। ऐसे A से जो इधर डिस्टेंस आता है उसमें A नहीं, cos ही नहीं आता, उसमें cos B cos C आते हैं। तो 2R cos B cos C 2R cos C cos A एंड 2R cos A cos B। ठीक है, तो अब इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, मैंने एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पे घेर दिया, इसको D बोल देते हैं। एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पे घेर दिया, इसको E बोल देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा H हो गया। ऐसे एक और ऑल्टीट्यूड आएगा ना, तो वो बेसिकली F हो जाएगा। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ। तो वो DEF जो ट्राइंगल बनेगा उसको पीडल ट्राइंगल बोलते हैं। मतलब ऐसे इधर से C से एक F आएगा जो H से पास करेगा, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो F होगा। तो ये जो ट्राइंगल DEF हो जाएगा ना बेटा, ये जो ट्राइंगल DEF होगा इसको पीडल ट्राइंगल बोलते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल होता है वो पीडल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब मेरा कंसर्न था AH BH CH निकालने का पहला, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स। AH का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम पॉइंट A ना। अच्छा, अब वो कैसे निकलेगा? देखो ये एंगल आपके पास कितना है, C है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, C है। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस C। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस C। तो आप ना ट्राइंगल AHE उठाइए एक बार। तो अगर मैं ट्राइंगल AHE उठाता हूँ, AHE उठाया मैंने, ये साइड लेंथ मेरी कितनी है, C है। तो AE तो मुझे पता चल गया C cos A के बराबर है। समझ आया? देखो ये पूरा एंगल A है,
और AE जो होगा वो C का कॉस कंपोनेंट आएगा, तो AE इज बेसिकली C cos A। ठीक है, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ये वाला एंगल हमारा कितना आ रहा है 90 माइनस C आ रहा है। ठीक है, अब AH और H ही निकालना है हमें, तो AH cos 90 माइनस C इज इक्वल टू C cos A। ठीक है, तो AH मेरे पास कितना आ जाएगा C बाय साइन C, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है, तो इस वजह से ये साइड वाला C है ना, इंटू cos A। ठीक है, तो C बाय साइन C कितना होता है 2R, तो ये टर्म आ जाएगी 2R cos A। समझ गए। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा BH कितना आएगा, वो आ जाएगा 2R cos B, और CH कितना आ जाएगा 2R cos C। तो 2R cos A, 2R cos B, 2R cos C। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मेरे को निकालना है HE। HE जो है वो B से मतलब ऑर्थो सेंटर H का डिस्टेंस है ऑपोजिट टू साइड ऑफ B, मतलब ऑर्थो सेंटर H का डिस्टेंस फ्रॉम AC, वो HE है ना। तो HE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AH cos 90 माइनस C क्या था, अब AH sin 90 माइनस C जाएगा, AH sin 90 माइनस C इज इक्वल टू HE। ठीक है, तो HE मेरे पास कितना आ जाएगा 2R cos A, तो है ही H, और ये कितना हो जाएगा cos C। देख रहे हो, तो जब आप B की तरफ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसमें 2R cos C आ रहा है। सिमिलरली अब हम बाकी भी लिख देते हैं HD। अब HD कहाँ से आ रहा है, A की तरफ से आ रहा है। HD जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये किसकी तरफ से आ रहा है, A की तरफ से आ रहा है, तो उसमें cos A नहीं आएगा, तो क्या बनेगा 2R cos B cos C। सिमिलरली HF जो आएगा वो C की तरफ से जाएगा, तो 2R cos A cos B। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। किसी को कोई भी कंफ्यूजन अभी ये दोनों डिस्टेंसेस में, अगर आपको याद नहीं रहता तो निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो निकालना सबको आना चाहिए। सबको क्लियर होगा, क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन। ये बस ऐसा है कि मतलब क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर, तो उस सब के हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं, तो ऐसा चल रहा है। जैसे मान लो एक सर्कल है अब हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है और सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, कितनी भी साइड्स की हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, ऐसे ब्रेक है इसमें, आगे तक कंटिन्यूड है ये। ठीक है, तो ये इसका सर्कम सेंटर हो गया, क्योंकि जो अभी सर्कल बन रहा है वो क्या बन रहा है, सर्कम सर्कल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं इसकी एन साइड्स हैं, इस पॉलीगन की एन साइड्स हैं, तो सेंटर पे कितना, क्योंकि रेगुलर है तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा 2π/n। समझते हो तो सब लोग, दिस एंगल इज 2π/n। तो इसको लिखते नहीं है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिर दिया, तो होगा क्या, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये कॉमन साइड होगी, राइट एंगल हो गया, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ जाएगा π/n आ जाएगा। ऐसे ये दूसरा एंगल भी हमारे पास कितना आ जाएगा π/n आ जाएगा। OAB मान लेते हैं इसको, तो OA हमारा कैपिटल R हो गया। ठीक है, तो अब जो स्मॉल ये वाली लेंथ मान लेते हैं, जैसे ये साइड लेंथ है स्मॉल a, तो जो स्मॉल a होगा वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, r का cos कंपोनेंट हो जाएगा, sin कंपोनेंट इधर आएगा, तो 2r sin π/n। समझ आ गया कैसे, r sin π/n, तो ये वाली लेंथ होगी और ये लेंथ बराबर है, इसलिए 2r sin π/n हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया इसका, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, साइड निकालो, पेरीमीटर निकालो, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a, तो 2rn sin π/n। फिर इसके ऊपर लिमिट वगैरह का भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एरिया, एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, n से, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा हमारे पास
हाफ इंटू ए इंटू एच विच इज हाइट इंटू एन, फिर एन इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ऐसे एन ट्राइंगल बनेंगे ना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इज 2r साइन पाई बाय एन, एच कितना आएगा कैपिटल आर कॉस पाई बाय एन, कैपिटल आर कॉस पाई बाय एन इंटू एन आ जाएगा। मेरे पास आ जाएगा आर और आर कितना हो जाएगा, आर स्केयर एन आर स्केयर बाय 2 साइन 2 पाई बाय एन, ये टर्म बन जाएगी। इजी है ये भी, मतलब कुछ नहीं है इसमें, याद करने कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ आ गया देखो सब लोगों को। स्मॉल ए साइड थी हमारी, इसमें ये ध्यान रखना है इसमें जो पॉलीगन है वो इनसाइड दी सर्कल है, तो ये जो सर्कल सर्कल बन रहा है, सर्कम सर्कल बन रहा है इसमें, और उसके हिसाब से हमने फॉर्मूले लगा दिए। अच्छा, एक केस बनता है जब पॉलीगन बाहर की साइड में होता है, तो उसमें इन सर्कल बनेगा ना वो, वैसा को मान लो ये रेगुलर पॉलीगन है एन साइड्स का, और हमारा सर्कल कुछ इसको ऐसे इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, सॉरी, जो सर्कल है वो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है ना, मतलब सर्कल के वो जो पॉलीगन है वो एक्सटर्नल है, बट पॉलीगन के वो इनसाइड है। ठीक है, तो अब ये इसकी साइड लेंथ हमें यूनिट मान लेते हैं। अब इसका सेंटर ये हो जाएगा ओ, तो ये इन सेंटर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, स्मॉल आर आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो, इसे पी क्यू बोल देते हैं हम इसको भी इस केस में। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल वही टोटल 2 पाई होता है, तो ये वाला एंगल 2 पाई, ये वाला कंप्लीट एंगल 2 पाई बाय एन आएगा, तो ये वाला एंगल पाई बाय एन आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये a बाई 2 आ जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं a बाई 2 आर इज tan पाई बाय एन, इसमें tan इन्वॉल्व हो रहा है, तो a जो आएगा वो आ जाएगा 2r tan पाई बाय एन। ठीक है, तो ये साइड लेंथ हो गई। पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, n टाइम्स 2rn tan पाई बाय एन, ये पैरामीटर हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू आर। ठीक है, ये एक ट्राइंगल का हो जाएगा, इंटू एन करना पड़ेगा, तो हाफ इंटू 2r tan पाई बाय एन इंटू आर इंटू एन। ठीक है, ये हो जाएगा एन आर स्केयर टाइम्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय एन। ईजी है ये भी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे को लग रहा है किसी को भी। देख लो एक बार, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। सबको क्लियर है, ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ऐसी छोटी छोटी सी टॉपिक है इसमें, बस वो फॉर्मूले इतने सारे हो जाएंगे ना, आपको याद करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मूला शीट बनाना है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में बनाई थी वैसे इसमें फॉर्मूला शीट बनानी है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मान लो ये लेंथ हमारी ए है, ठीक है, ये लेंथ सी है, और ये लेंथ बी है। ठीक है, तो एडी एंगल बाइसेक्टर है और मैं उसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी हो गया, अपोजिट साइड स्मॉल बी स्मॉल सी हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ए बाई 2, बिकॉज एडी इज एंगल बाइसेक्टर। ये भी कितना हो गया, ए बाई 2। तो हमारा कंसर्न है एडी की लेंथ को निकालना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती थी ना, क्या थ्योरम होती थी वो, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ये तो पता होना चाहिए सब लोगों को, इसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, या ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। ठीक है, उससे अगर आपको बी डी और सी डी की लेंथ निकालनी होगी वो भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो कि इसको मान लिया, तो बी डी को मान लिया सी के, ठीक है, और सी डी को मान लिया बी के, तो बी प्लस सी के कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा।
तो के आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी, और सी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, कई बार जरूरत पड़ जाती है लेंथ की। ठीक है, चलो आते हैं, अब लेंथ ऑफ ए डी निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका मान लो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या रहता है इसमें, हम क्या करते हैं, कंप्लीट एंगल ले लेते हैं, डेल्टा कंप्लीट ट्राइंगल ले लेते हैं, उसको डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कर देते हैं। तो ये मान लो डेल्टा वन है आपका और ये डेल्टा टू है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है हाफ साइड्स का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल हाफ बी सी साइन है, तो वो लगाएंगे। तो इस पे लगाता हूँ, तो इस ट्राइंगल पे लगाऊंगा तो जो मेन ट्राइंगल है ए बी सी, उस पर डेल्टा आ जाएगा हाफ बी सी साइन ए। ठीक है, डेल्टा वन आ जाएगा हाफ सी ए डी साइन ए बाई टू, हाफ बी ए डी इंटू साइन ए बाई टू। बस ये है, बस खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब देखने पे समझ आ रहा है कि हाफ 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 तो कट गया, तो ए डी आ जाएगा मेरे पास बी प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा बी सी इंटू टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए डी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, टू बी सी कॉस ए बाई टू अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसमें ना, इन सब में कुछ ना कुछ पैटर्न रहता है, जो भी फॉर्मूले आते हैं उन सब में एक पैटर्न है, क्योंकि ट्राइंगल की ऐसी सिमेट्री बैठती है कि जो एक तरफ से फॉर्मूले बन रहे होते हैं वो दूसरी तरफ से बस साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी को चेंज करके बन जाते हैं। अब ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जैसे मान लो मैं बी ही लिखता हूँ, तो जब ए लिखा था तो बी और सी आया था, बी लिखूंगा तो क्या आएगा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पे कॉस बी बाई टू आ जाएगा। तो एक याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक याद रखो, बाकी तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, ऐसे ही जब मैं सी एफ लिखूंगा तो क्या होगा, सी से स्टार्ट हो रहा है तो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। ठीक है, समझ आ गया, ऑल क्लियर करो एक बार यहाँ तक सबको, ये तीनों फॉर्मूले भी समझ आ गए। एक याद रखना बहुत जरूरी है, एडी वाला याद कर लेना, तो क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा हो तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन की लेंथ निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखें, ये भी कई बार यूज हो जाता है ना, तो ये कोसाइन रूल से डिराइव होता है, बस इतना ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से निकालना है। तो मान लो वही हमारे पास सेम ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, और ए एम इज द मीडियन, तो ये लेंथ मेरी बी हो गई, ये सी हो गई, यहाँ पर ए आएगा तो ये ए बाई टू हो जाएगी और ये भी ए बाई टू हो जाएगी बिकॉज मीडियन है। तो मान लो मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, अब बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, ए नहीं ले सकते इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आप ए एम की लेंथ निकाल रहे हो। तो कॉस सी अगर मैं लिखता हूँ तो एक फॉर्मूला तो पता है मेरे को, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन टू बी सी। ठीक है, दिस अब ये मैंने लगा दिया आपका ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर। अब आप क्या करो, ट्राइंगल ए एम सी के ऊपर लगा दो। ए एम सी के ऊपर लगाओगे तो क्या आएगा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर बाय फोर माइनस ए एम स्केयर अपॉन टू बी ए बाई टू। बस ये हो गया, यहाँ से एम आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, बस खत्म। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, तो एक तो ये वाले टू से टू कट गया, ये बी से ये वाला बी कट गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ए बी यहाँ पे बी सी नहीं आएगा ना, कॉस सी में क्या था, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। तो ये तो कटना चाहिए था ना, एक मिनट दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा कॉस सी किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर अपॉन टू ए बी। ठीक है, और ए एम सी में क्या लिखेंगे, सी का है ना, तो बी स्केयर प्लस ए स्केयर बाय फोर माइनस ए एम स्केयर
जो साइड ऑपोजिट होती है वो माइनस में जाती है, 1 2 इंटू ए बाई 2 इंटू बी। अब वो क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए था, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो यहाँ एक 2 बचा रह जाएगा बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 माइनस 2am स्केयर। ठीक है, तो am निकालना चाहता हूँ मैं, तो अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस 2c स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर प्लस ए स्केयर, 2b स्केयर 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह 4b स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 4am स्केयर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 4am स्केयर जो आ रहा है वो आ जाएगा 2b स्केयर यहाँ बचेगा, ठीक है, प्लस 2c स्केयर बचेगा माइनस ए स्केयर बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा am स्केयर, am डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, b स्केयर, 2 में रहने देते हैं ना उसको, तो आ जाएगा 2b स्केयर प्लस 2c स्केयर माइनस ए स्केयर बाय 4। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए इज am विच इज अंडर रूट ऑफ 2b स्केयर प्लस 2c स्केयर माइनस ए स्केयर 1/2। तो ए से अगर निकालोगे तो माइनस ए स्केयर आएगा। ठीक है, अगर तो ये मीडियन फ्रॉम ए बोल देते हैं इसको, मीडियन फ्रॉम ए। ठीक है, या मीडियन फ्रॉम पॉइंट ए टू द साइड ऑपोजिट टू ए, है ना, मीडियन फ्रॉम पॉइंट ए हो गया बेसिकली। ऐसे मीडियन फ्रॉम पॉइंट बी क्या होगा, वो क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 2a स्केयर प्लस 2c स्केयर माइनस b स्केयर, समझ आ रहा होगा। मीडियन फ्रॉम सी क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस c स्केयर। ठीक है, तो ये हो गया इनके मीडियन के फॉर्मूले। अब इसमें एक और फॉर्मूला है, क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और होल स्केयर कर दो, तो ये आ जाएगा 4ma स्केयर प्लस 4mb स्केयर प्लस 4mc स्केयर, कैप में लिख देते हैं एम ए एम बी और एम सी स्केयर। यहाँ पे कितना आएगा देखो, जब आप होल स्केयर कर दोगे तो 2a स्केयर प्लस 2a स्केयर इज 4a स्केयर माइनस a स्केयर 3, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर। इसलिए वो एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ मीडियंस होल स्केयर इज सेम एज 3 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड स्केयर, ऐसा करके बोला जाता है एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। तो द रिजल्ट इज 4 टाइम्स ऑफ ma स्केयर प्लस mb स्केयर plus mc square equal to 3 times of a square plus b square plus c square। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ तक भाई जिसको भी कोई डाउट है मुझे बता। मीडियन का लेंथ निकालना आ गया, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना आ गया अब आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज पीडल ट्राइंगल। पीडल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, ठीक है, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये डी आ गया, एक और परपेंडिकुलर गिराया, ये ई आ गया, एक और परपेंडिकुलर गिराया, ये एफ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी साइड ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इनको ज्वाइन कर दिया। अगर ये मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल डी ई एफ, दिस इज पीडल ट्राइंगल। समझ गए? तो ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसको हम क्या बोलते हैं, पीडल ट्राइंगल।
सो ट्राइंगल डायरेक्टली लिख देता हूँ, ट्राइंगल DEF इज पिडल ट्राइंगल। पिडल बोल लो, पैडल बोल लो, जिसको जो बोलना है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके फॉर्मूले हैं, वो हमें पता होने चाहिए, वही क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। एक्चुअली वो छोटा सा ज्योमेट्री का पार्ट है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम उसको लिख लेते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो आप नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में, और एक एक करके हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल DEF इज 180 माइनस 2a। याद हो जाते हैं, वेल एंड गुड, बट निकालना आना चाहिए। तो मेरे को इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ उसको ना। तो स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को तो याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला शीट बनानी है इसकी। तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल DEF इज 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c। ठीक है। नेक्स्ट इज साइड्स ऑफ पिडल ट्राइंगल। Sides of pedal triangle is r sin 2a, r sin 2b, and r sin 2c. Sides of pedal triangle are r sin 2a, r sin 2b, r sin 2c. Area of pedal triangle is half r square sin 2a into sin 2b into sin 2c. देख, मुझे भी फॉर्मूले याद नहीं है, तो कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, निकाल लेंगे अभी, ठीक है। सर्कम रेडियस of pedal triangle is equal to r by 2. In radius of pedal triangle, 2r cos a cos b cos c. Orthocenter of pedal triangle, orthocenter of the triangle of triangle ABC is in center of pedal triangle, in center of pedal triangle DEF। ठीक है। तो ABC का जो ऑर्थो सेंटर है, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला। वो पिडल ट्राइंगल का वो क्या होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है। ये वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक होता है 9 पॉइंट सर्कल। इसका जो सर्कम सर्कल होता है वो 9 पॉइंट सर्कल होता है। तो अभी एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हर एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते हैं एंगल के ऊपर, ठीक है। हमें एंगल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे को एंगल निकालने हैं। 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c, ठीक है। तो अब देखना एक बार सब लोग, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हमारा h है, ठीक है। ध्यान से देखना सब लोग, मेरे को ना ये वाला एंगल प्रूव करना है। ये जैसे डी एंगल है, ये कंप्लीट डी एंगल है, ये 180 माइनस 2a होना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली ई जो होगा वो 180 माइनस 2b हो जाएगा, और जो एफ होगा 180 माइनस 2c हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि भाई ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये जो ये है हमारे पास HFBD, दिस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझ आ रहा होगा ये तो। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कैसे हो गया, क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये चारों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, ऐसे समझिए ना, ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। सिमिलरली EHDC इज ऑल्सो अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। FHEA ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। इतना समझ आ गया। अब जो कॉर्ड FH है, कॉर्ड FH वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ये वाला एंगल 1, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। देख पा रहे हो कैसे, देखो ध्यान से, ये FH कॉर्ड है, तो अपने मेजर सेगमेंट में एंगल 1 बना रही है, इधर भी ये एंगल कितना बनाएगी, 1 बनाएगी। अब जो एंगल 1 है दैट इज 90 माइनस ए, एंगल 1 इज 90 माइनस ए। समझ गए कैसे, एंगल 1 इज 90 माइनस ए कैसे, ये एंगल 90 है आपका, ये 90 है, तो ये ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अब आप ये वाला देखो,
EHDF, EHDC सॉरी, EHDC इज ऑल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि दो एंगल 180 है, दो एंगल का सम 180 है। तो फिर उसमें आप देखो HE कॉर्ड है, तो जितना एंगल ये वाला होगा एंगल 2, उतना एंगल ये वाला होगा एंगल 2, क्योंकि मेजर आर्क में एंगल सबटेंडेड आर इक्वल फ्रॉम अ सर्टेन कॉर्ड। तो ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 2 है। अब ये एंगल 2 है, ये 90 है, ये एंगल A है। अगर ये एंगल A है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये समझ आ गया कि भाई साहब एंगल 2 भी जो है वो 90 माइनस A है। अब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, अब मेरे को एंगल D चाहिए, तो एंगल D जो है वो किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2A हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई जो हमारा एंगल D है दैट इज पाई माइनस 2A। सिमिलरली मैं जब E पे जाऊंगा तो मेरे पास एंगल E जो आएगा वो कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2B, क्योंकि ऑपोजिट टू B है। एंड एंगल F पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2C। इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ तक बताओ भाई सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे बेटा ध्यान से सुना करो ना, देखो इतना आराम से बताया। रिपीट कर दीजिए। देखो दोबारा से देखो, एंगल ए बी, ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, आपने उससे ऑल्टीट्यूड गिरा है, तो आपके पास डीईएफ एक ट्राइंगल और बना, उस ट्राइंगल को कहते हैं पीडल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज और इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि मैंने आपको ये बताया कि भाई जैसे एच एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एच डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अगर आप इसको अलग से बनाते हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा ना, ये भी 90 डिग्री है इसके साथ, और ये भी इसके साथ 90 डिग्री है। तो ये हो गया एच एफ बी डी कोऑर्डिनेटर, ऐसा हो गया। तो ये साइक्लिक हो गया ना, कि दो जो ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल का भी सम कितना हो जाएगा? 180, टोटल 360 हो जाएगी। तो एच एफ बी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो इस पे एक सर्कल आ जाएगा, तो वो हमने एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल जब तुमने बना दिया ऐसे करके, ये आपने सर्कल बना दिया, भाई इससे सर्कल पास हो रहा है, तो ये इसकी कॉर्ड है। तो फिर मैंने क्या किया? एच बी को ज्वाइन कर दिया और एफ डी को ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये कॉर्ड है मेरी, तो ये वाला एंगल जो होगा इसको 1 माना है, और ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों बराबर ही तो होंगे, क्योंकि मेजर आर्क में एंगल सबटेंड कर रही है वो कॉर्ड। ठीक है, अब ये एंगल हमारे पास कितना था? ये 90 था, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा, तो एंगल 190 माइनस ए है। ऐसे वो दूसरा वाला भी एंगल 2 भी 90 माइनस ए आ गया, दोनों का सम कितना हो गया? 180 माइनस 2 है। ठीक है, दूसरा देखो, अब आपने ये देख लिया कि भाई ये जो सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब आपने ये देखा कि भाई इस ट्राइंगल में, ये जो हमारा ट्राइंगल है डीईएफ, देखना ध्यान से, इस ट्राइंगल में डीईएफ में डीएच, एच आपको ऑर्थो सेंटर था, याद होगा आपको। ठीक है, अब जो डीएच है उसके लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 1 माना हुआ है हमने, ये एंगल 2 माना हुआ है। एंगल 1 इज 180 माइनस ए, सॉरी 90 माइनस ए, एंगल 1 इज 90 माइनस ए, और एंगल 2 इज आल्सो 90 माइनस एंगल ए। ये तो भी हमने प्रूव किया था, तो उसे 180 माइनस 2 आया था। तो यहां से क्लियर क्या हो गया कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ डीएच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एफ डी ई, डीएच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ डी ई। अब डीएच एंगल बाइसेक्टर हो गया, ऐसे बीएच भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ईएच या नहीं, ईएच सॉरी, डीएच ईएच और एफएच, ये ऐसे ईएच भी आएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एफएच आएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन किस पे आता है? इन सेंटर पे आता है। तो हम बोल सकते हैं एच इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ये भी एक पॉइंट लिखवाया हुआ है मैंने आपको कि भाई जो एच है वो इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इन सेंटर ऑफ पीडल ट्राइंगल डीईएफ। समझिए, सो एच इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ।
बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी ये वाले में? इन दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं साइड्स ऑफ पीरियड ट्राइंगल में। ठीक है, अब आप क्या करो ना, ये वाला, ये एच था यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग ना। मेरे को ये प्रूव करना है कि जो इसकी साइड्स होती है ना, वो आर साइन ऑफ 2a, आर साइन ऑफ 2a, आर साइन ऑफ 2b, आर साइन ऑफ 2c इस फॉर्मेट में आती है। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेटर देखो आप, ए एफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो हमने अभी बताया था। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए एफ ई, इन ट्राइंगल ए एफ ई, तो एक सर्कल बन जाएगा ना जो इन ऐसे पास करेगा, हेड से बनाते हैं यहाँ पे। मेरा कंसर्न क्या है, एफ ई निकालना, समझ गए? मैं एफ ई निकालना चाह रहा हूँ। तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए एफ ई ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ई डिवाइड, अब ये ट्राइंगल ए एफ ई को अगर आप देखोगे तो एफ ई डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू 2r डैश आ जाएगा, where r dash is circumradius of triangle AEF। समझ गए? सिंपल सी बात है। तो एफ ई मतलब कभी भी आप ये लिखते हो ना, ए बाई साइन रूल लगाए, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2r, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2r। अब जो r है वो क्या है, r डैश, इसके लिए r डैश मान लिया ना, हमें नहीं पता भाई इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो 2r डैश जो है ना वो एच के बराबर है, क्योंकि ये 90 है तो ये डायमीटर होगा, एच डायमीटर होगा, यहाँ पे भी 90 है तो ये डायमीटर होगा, तो इस सर्कल के लिए एच इज डायमीटर, तो डायमीटर 2r के बराबर ही होता है। तो एफ ई आ जाएगा मेरे पास ए एच टाइम्स ऑफ साइन है, तो जब कहानी खत्म है। ए एच आप जानते हो अभी अभी निकाला था 2r कॉस से होता है, तो 2r कॉस से साइन है, जो आपका एफ ई आ जाएगा वो आ जाएगा आर साइन 2 है। एफ ई किसके बराबर आ जाएगा, आर साइन 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एफ ई निकाला आर साइन 2a, ऐसे ही एफ डी किसके बराबर आएगा बताओ, वो बी के ऑपोजिट है, आर साइन 2b। ऐसे ई डी किसके बराबर आएगा, आर साइन 2c। ऐसे तीन फॉर्मूले हो गए। समझ आया नहीं समझ आया बताओ सब लोग? पहले साइन रूल लगाया है, ट्राइंगल ए एफ ई में साइन रूल लगाऊंगा तो ए बाय साइन ए 2r होता है ना, तो एफ ई बाय साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू इट, साइन ए इज 2r डैश। अब उसका सर्कम रेडियस नहीं पता था, बट जब थोड़ा ध्यान से देखा तो भाई उसका तो डायमीटर एच बन रहा है, और एच की वैल्यू हमें पता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और क्लियर करो जल्दी से।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ पीडल ट्राइंगल। तो क्या होगा, एरिया ऑफ पीडल ट्राइंगल जो है हमारे पास DEF है ना, DEF बनाओ पहले तो। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है ये वाला जो साइड है ये एंगल क्या था, 180 - 2 है, ये एंगल था। ठीक है, और ये निकाल लिया तुमने, FD कितना निकाल लिया है, R sin 2B। ठीक है, और ये भी तुमने निकाल लिया है, दिस इज R sin 2C। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एरिया ऑफ पीडल ट्राइंगल आएगा वो क्या आएगा, हाफ इंटू R sin 2B इंटू R sin 2C इंटू साइन ऑफ 180 - 2 है। समझ आया कैसे? ऐसे लिख देना, चलो, हाफ B डैश C डैश साइन A डैश, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप BC साइन ए फॉर्मूला होता है, तो दो साइड्स लेनी होती है और उनके बीच का एंगल लेना होता है। तो R sin 2B R sin 2C साइन ऑफ 180 - 2 है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज R स्क्वायर्ड टाइम्स ऑफ 2 sin 2A sin 2B sin 2C। बस हो गया, ये फॉर्मूला है इसका। इजी है, भी काफी कुछ इसमें कुछ है नहीं। फिफ्थ आते हैं, सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकालना है मुझे। सर्कम रेडियस ऑफ पीडल ट्राइंगल। तो वो क्या होगा, सर्कम रेडियस होता है A बाई साइन ए इज इक्वल टू 2R होता है ना, तो सर्कम रेडियस आ जाएगा A डैश बाय साइन A डैश 2 और आ जाएगा साथ में, क्योंकि A बाई साइन ए 2R के बराबर होता है। ठीक है, तो अब A डैश कितना है हमारा, साइड लेंथ निकाला होगा ना हमने, ये FE निकाला तो है, R sin 2 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी R sin 2 है, R sin 2 आ गए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा साइन ऑफ 180 - 2 है। ठीक है, तो sin 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, R/2। सिंपल है ये भी। तो कितना अच्छी बात है कि भाई जो उसका सर्कम रेडियस बन रहा है वो बड़े वाले सर्कल का सर्कम रेडियस का क्या है, हाफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन रेडियस। इन रेडियस ऑफ पीडल ट्राइंगल। तो वो से मान लेते हैं स्मॉल r डैश इज इक्वल टू डेल्टा डैश बाय s डैश। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा बाय s ही होता है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास अभी भी निकाला था हमने, R स्क्वायर बाय 2 ये तो था, हाँ, R स्क्वायर बाय 2 R स्क्वायर बाय 2 साइन 2A साइन 2B साइन 2C। ठीक है, डिवाइडेड बाय S डैश। S डैश क्या होगा, जो पीडल ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो उनकी साइड्स क्या थी, अभी भी निकाली थी हमने साइड्स भी, R sin 2A R sin 2B R sin 2C, तो आ जाएगा R टाइम्स ऑफ sin 2A, कॉमन निकाल लेते हैं इसको, sin 2B प्लस sin 2C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाले 2 से 2 कट गया, ये R से ये R कट गया, जो तुम्हारा R डैश आ रहा है वो आ रहा है R टाइम्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to 2 8 आ जाएगा, sin A cos A sin B cos B sin C cos C। ठीक है, इनर ट्राइंगल हम ये भी जानते हैं कि sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C का भी फॉर्मूला होता है 4 sin A sin B sin C। इसको नहीं पता, ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है। इन ट्राइंगल ABC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अब डिराइव कर सकते हो, बहुत ईजी है, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ठीक है, A प्लस B प्लस C पाई यूज करना है इसमें, और CND के फॉर्मूले लगाने हैं, तो आता है 4 sin A sin B sin C। उससे क्या होगा, वैसे ये भी लिखा हुआ है ठीक है, बट इससे थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा ना हमारा प्रॉब्लम। साइन ए साइन बी साइन सी कट गया, यहाँ से 2 आ गया, तो हमारा जो इन रेडियस हो जाएगा वो आता है 2R cos A cos B cos C।
ये हमारा इन रेडियस हो गया। बताओ भाई, यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अब वो मैं एक बार लास्ट पॉइंट जो था उसका 9 पॉइंट सर्कल का वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो आपका ये पीरियड ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R/2 आ रहा है। तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, हो सकता है वो उधर से कट कर रहा हो, उतना प्रिसाइजली मैंने नहीं बनाया डायग्राम। तो अब क्या होता है, ये जो सर्कल होता है एक तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पास करता है, एक ये वाले जो पॉइंट है साइड्स के जो पॉइंट है ये वाले ये इसके ना मिड पॉइंट होते हैं। तो ये AB का मिड पॉइंट है, तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BC। दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो ये हो गए मिड पॉइंट वाले। 3 पॉइंट कौन से हो गए आपके, DEF हो गए जो पीरियड ट्रायंगल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और 3 पॉइंट हमारे पास ये वाले हो जाते हैं, ये मिड पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट होता है इसका CH का। ठीक है, ये आपको मैंने उसमें भी बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये वाला पॉइंट इज दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ CH। दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AH and this point is midpoint of BH। तो अब टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 9 पॉइंट्स हो गए ना। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। इसीलिए ये जो सर्कल आता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सर्कल निकल कर आता है हमारे पास इसको हम क्या बोल देते हैं, 9 पॉइंट सर्कल। और इसका जो सेंटर रहता है उसको 9 पॉइंट सेंटर। तो इसका रेडियस क्या रहता है, कैपिटल R/2। आगे बात समझ में देखो एक बार, कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट टॉपिक है इसका, तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बस। एम्बिगुअस केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है कई बार ऐसा हुआ कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे ना, आपको एंगल पता होंगे, जैसे एंगल पता है और साइड्स पता है, बट जब आप उसके उसके ऊपर कुछ जैसे आप साइन रूल लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, देखने पे तो लगेगा ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है, बट जैसे आपने साइन रूल लगाया या कोई साइन रूल लगाया या कुछ लगाया, उससे क्या होगा, या तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है, या ऐसा हो जाएगा कि जो अंडर रूट के अंदर कुछ अंडर रूट वाली टर्म्स बन गई, उसके अंदर वाली टर्म जो हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स बन जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि बनेगा बट वो बनता नहीं है, उनको हम बोलते हैं एम्बिगुअस केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका ही आपको फॉलो करना है। तो वही मैं इसको लिख रहा हूँ, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है, उससे आपके अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो अगर आपको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है,
तो इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए स्मॉल बी है स्मॉल सी है, ठीक है। तो हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं, कॉस बी लगा लो, आप किसी भी लगा सकते हो। उसमें आपको कैसे पता चलेगा, जो भी साइड वो क्या होगा ना, डबल आ रही है, जो भी साइड डबल आ रही है, जैसे मान लो इस केस में अगर मैं कॉस बी लगा रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा ए की क्वाड्रेटिक बनाने का या सी की क्वाड्रेटिक बनाने का। अगर मैं कॉस बी लगाऊंगा तो ए और सी की क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो जो भी डबल आ रहा होगा ना उसको छोड़ के बनाते हैं, मतलब जैसे ए और सी की क्वाड्रेटिक बनानी है तो बी पे बनाएंगे कॉस, क्योंकि ए और सी की क्वाड्रेटिक बन सकती है ना यहाँ से, और फिर उससे ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर जो सेट हमें दिया हुआ है उसके लिए दो ए साइड्स पॉसिबल है कि नहीं है। अगर दो ए साइड्स पॉसिबल होंगे तो दो ट्रायंगल पॉसिबल होंगे उस पर्टिकुलर सेट के लिए, और ऐसा हो भी जाता है। तो अभी देखना आपको समझ आ जाएगा। तो क्या है इसमें, जैसे अब तो कॉस बी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन 2ac, ठीक है, ये टर्म आ गई। तो अब जैसे मान लो मैं ए में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस 2c कॉस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने ए में क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक इन स्मॉल है। ऐसे मैं आपको जैसे बता रहा था ये क्वाड्रेटिक इन सी भी बन जाएगी। आप सी स्केयर को आगे ले आओ, 2a cos b c लिख दो प्लस a स्केयर माइनस b स्केयर लिख दो, तो क्वाड्रेटिक इन सी बन जाएगी। अब जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4c स्केयर cos स्केयर बी। शैली आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। सो स्क्रीन नहीं आती तब ऑन कर लेते हैं। देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac करेंगे तो याद आएगा 4 टाइम्स ऑफ सी स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये समझ आ गया कैसे लिखा है मैंने, अब कोसाइन रूल लगाया और ए की मैंने क्वाड्रेटिक बना ली, तो आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac लगा दिया। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, a इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो प्लस बी स्केयर हो गया, 4 तो कट जाएगा 2 के साथ, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉस स्केयर भी, तो माइनस सी स्केयर इंटू 1 माइनस कॉस स्केयर भी साइन स्केयर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया ए का इन टर्म्स ऑफ बी सी एंड एंगल बी, स्मॉल सी और एंगल बी, ठीक है। तो अब केस 1 क्या होगा, केस 1 अब वही अंडर रूट के कारण कंडीशंस आएंगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक कंडीशन तो आ जाएगी अंडर रूट के कारण, दूसरी कंडीशन आ जाएगी अंडर रूट सॉल्व कर लिया तो प्लस माइनस है, तो भाई वो माइनस वाली टर्म ये सी कॉस बी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है बस, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो पहला केस हो जाएगा बी इज लेस देन सी साइन बी, बिकॉज ऑल दी टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो b इज लेस देन c sin b है तो नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो आप क्या बोलोगे, नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब होता क्या, वो लगता है ट्रायंगल है बनेगा बट वो बनता नहीं है, तो उसको एम्बिगुअस केस बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा धोखा होगा कि यार ये तो ट्रायंगल बनना चाहिए था बट बन नहीं रहा, ठीक है। तो नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस 2, if b is equal to c sin b, if b is equal to c sin b, तो अगर b is equal to c sin b होगा तो ये d0 हो गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा, a is equal to c cos b, ठीक है। फर्स्ट, अब इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ एंगल b इज ऑब्ट्यूज, तो क्या दिक्कत आएगी, एंगल b इज ऑब्ट्यूज देन cos b विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a नेगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जैसे क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। सेकंड, इफ एंगल बी इज एक्यूट, इफ एंगल बी इज एक्यूट देन क्या हो जाएगा, कॉस बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉस बी पॉजिटिव हो गया तो एक वैल्यू आ जाएगी ए की, सो वन सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, केस 3 देखते हैं, वही डी के ऊपर ही तो कंडीशन बन रही है, डी 0 डी ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, अब डी ग्रेटर देन 0 करना है, बी ग्रेटर देन सी साइन बी, अगर b ग्रेटर देन c sin b हो गया तो वो स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a क्या आया था मेरे पास, c cos b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्केयर माइनस c sin b का होल स्केयर,
ठीक है जी। अब इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हो गया ठीक है मेरे पास। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं कि एंगल बी इज एक्यूट, एंगल बी इज एक्यूट एंड बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए आ जाएगा मेरे पास, सी, दो केस है ना, सी कॉस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस सी स्केयर साइन स्केयर बी। अब ये तो आपने पॉजिटिव कर ही दिया है, और सी कॉस बी भी एक्यूट है, एंगल बी एक्यूट है तो सी कॉस बी भी पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ इस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट कर जाएगा, ट्राइंगल विल एग्जिस्ट। क्लियर है ना? सर स्क्रीन बहुत लैग कर रही है आपकी, हाँ स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। बाकी सबको भी लैग कर रहा है, देखो एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स में। एक बार चैट बॉक्स में लिखना सब लोग, स्क्रीन लैग कर रही है क्या? किस किस को ओके है वो ओके कर दो भाई, नहीं तो मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। ओके करो ओके, ऐसे नो में पता नहीं चलेगा। हाँ अभय का नॉट ओके है, ओके ठीक है। तो बेटा अभी वो आप एक बार ना, जिसको भी स्क्रीन लैग कर रहा है वो एक बार रीज्वाइन कर लो एग्जिट करके, तो ठीक हो जाएगा, या लोकेशन चेंज करो, इशू वो नेटवर्क का इशू होगा। चलो मैं अपना नेटवर्क चेंज करता हूँ, हैं 5-6 बच्चे, रुको 1 मिनट। चलो ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, मोबाइल से ले रहा हूँ क्लास, ठीक है आगे देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था बी लेस देन, अब ये बस डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो वाला केस है। तो अगर अब हम करते हैं कि भाई बी जो है बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये जैसे इसमें बी जो है वो सी साइन बी से अगर बड़ा आ जाएगा तो ये डी के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, वो डिफाइंड हो जाएगी। अब आपको होता है क्या देखना पड़ेगा, बस ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो राइट हैंड साइड है आपकी पॉजिटिव हो, अगर वो राइट हैंड साइड नेगेटिव होगी तो ए नेगेटिव हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा बस। तो अब मैंने ये बोला कि भाई मान लो एंगल बी एक्यूट है, इफ एंगल बी इज एक्यूट देन दिस वैल्यू इज ऑलरेडी पॉजिटिव, अंडर रूट में आ रही है, सी कॉस बी इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो ट्राइंगल विल एग्जिस्ट। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगर एंगल बी एक्यूट है, इफ एंगल बी इज एक्यूट, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी, नेगेटिव वाली भी तो टर्म है, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इसमें ट्राइंगल कब एग्जिस्ट करेगा, इसमें ट्राइंगल तब एग्जिस्ट करेगा जब ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, ट्राइंगल विल एग्जिस्ट इफ ए इज पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी कॉस बी should be greater than under root of b square minus c square sin square b। तो आ जाएगा c square cos square b plus c square sin square b, पॉजिटिव टर्म्स है, तो यहाँ से आ जाएगा c square should be greater than b square, तो मतलब c should be greater than b। तो अगर c b से बड़ा होगा तो ट्राइंगल आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, if c is greater than b तो ट्राइंगल आपके दो हो जाएंगे, और एंगल बी अगर एक्यूट है तो दो एंगल बी है ना, तो दो ट्राइंगल हो जाएंगे c ग्रेटर देन b पे। बट इफ c इज लेस देन b तो क्या होगा, बस एक ही ट्राइंगल आएगा, ओनली वन ट्राइंगल। अब समझ रहे हो, कभी तो ऐसा हो रहा है कि भाई ट्राइंगल बन नहीं रहा, कभी ऐसा हो रहा है एक बन रहा है, कभी ऐसा हो रहा है दो बन रहा है, इसीलिए इसको एम्बिगुअस केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं।
कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है कि भाई वो जो डी वाली टर्म है वो पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, ऐसा करो, फिर एक्यूट ऑब्ट्यूज करके देख लो, बस यही करना है। एक केस और बच रहा है इसमें, वो ये है कि अभी हमने बी एक्यूट ले लिया था, अब बी ऑब्ट्यूज ले लेते हैं। एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंड बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, तो वो डी पॉजिटिव किया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस वाला तो वैसे हट जाएगा, देखो सी कॉस बी माइनस जो था, माइनस वाला जो केस था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये नेगेटिव हो गया ना, ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नो ट्राइंगल एग्जिस्ट, इसमें कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो a इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब आपको समझ आ गया होगा, ये टर्म अब मेरी नेगेटिव है और ये टर्म मेरी पॉजिटिव है, तो ट्राइंगल कब एग्जिस्ट करेगा, ट्राइंगल विल एग्जिस्ट if b square minus c square sin square b is greater than c cos b, ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चेक करेंगे तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, फिर सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे भी आना चाहिए बी इज ग्रेटर देन सी, तो तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा जब बी इज ग्रेटर देन सी, और अगर बी लेस देन सी हो जाएगा तो इस केस में भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, बेसिकली वही है, डी पे कंडीशन चेक करनी है, दूसरा आपको ये चेक करना है कि भाई साइड पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है, बस ये दो चीजें चेक करोगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया सबको। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो मैं लिख देता हूँ। इसमें ओवरऑल इस टॉपिक का क्रक्स क्या है, आप नोट्स भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस टॉपिक का क्रक्स ये है कि जब भी हमें ये चेक करना है वेदर अ ट्राइंगल विल एग्जिस्ट और नॉट, तो हमें क्वाड्रेटिक बना लेंगे कोसाइन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक पे फिर डी के ऊपर कंडीशन चेक करेंगे, तो जो अंडर रूट वाली टर्म है वो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, और जो साइड आनी चाहिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव आनी चाहिए, बस ये ध्यान देना है। तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली ये चेक करोगे कि भाई एंगल बी क्या है, क्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ऐसे करके चेक करोगे ना। तो ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे केसेस बनाने पड़ रहे हैं, मैंने तो सारे केसेस यहाँ पे स्टेट कर दिए हैं, बनेगा तो कोई एक या दो केस बनेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 1 2 में से आंसर होगा कुछ उसका, या तो 2 बन रहे होंगे, या 1 बन रहा होगा, या 0 बन रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, इफ a cos b is equal to b cos a, then the triangle is isosceles। बहुत सिंपल सी बात है, साइन रूल लगा सकते हो, a की जगह क्या लिख दो 2r sin a, यहाँ पे क्या लिख दो 2r sin b, है ना। तो a बाय साइन a होता है ना 2r, तो सॉरी a की जगह हम क्या लिखेंगे, a बाय साइन होता है ना, हाँ 2r sin a लिखेंगे ना, तो 2r sin a cos b is equal to 2r sin b cos a। आगे बात समझ आ गई, 2r कट जाएगा, तो एक आ जाएगा हमारे पास tan a is equal to tan b, इससे क्या स्ट्रेट हो जाएगा, एंगल a is equal to एंगल b, आइसोसेलेस हो गया, सिंपल सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1, सेकंड a square plus b square सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। देखो मान लो एंगल a पे 90 है, तो एंगल a पे 90 होगा, अगर ऐसा बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, b पे मान लो, चलो a b c, b पे 90 है, ठीक है, तो b पे 90 तो cos 90 तो 0 हो गया। अब a अगर थीटा है तो c कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी पता है कि आपको कि अभी जो b है वो
बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये टर्म आपकी 2b स्क्वायर आ जाएगी। अब b जो है वो 2r के बराबर है क्योंकि एक सर्कल ऐसे पास कर सकता है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। सो ये हो जाएगा 2 × 2r होल स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, कैपिटल R 2r के बराबर होता है, r1 डेल्टा अपॉन s माइनस a होता है, तो वैल्यूज डालो और उससे रिलेशंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, एक और मैं बताता हूँ आपको, बाकी कुछ चीजें हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी हुई हैं जो इसमें पैकेज वगैरह में दिया हुआ है। जैसे आपको ये बताया होगा कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, in case of acute angle triangle, orthocenter and circumcenter lie inside the triangle. In case of right angle triangle, orthocenter is the point at which there is a 90-degree angle and circumcenter is the midpoint of hypotenuse. ये सब चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, तो मैं उसको दोबारा स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर बाहर आते हैं। G डिवाइड्स HO इन 2:1, N इज मिड पॉइंट ऑफ HO, ये सब बता रखा है। तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक और पॉइंट है, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो से अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ठीक है, इसको ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला भी बोलते हैं, ABCD, जिसमें दो एंगल्स का सम 180 है। से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्रीज। तो इसमें एस हम डिफाइन करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो इसका जो एरिया रहता है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अब क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास इसकी क्वेश्चंस की बची है, 1-2 क्लास हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की बची हैं, 5-6 क्लास हमारे जेईई मेंस के टॉपिक्स की बची हैं। जेईई मेंस के टॉपिक हो सकता है मैं अभी मंडे से ही लेना स्टार्ट कर दूं, इस हफ्ते में, अगले हफ्ते तक हम ये पूरा कोर्स ही खत्म कर देंगे, फिर एक रिवीजन का शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर सकते हो। टेस्ट आपको कल मैंने बता दिया है, उसमें 20 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप तुक्के तो बिड़ा नहीं पाओगे, और डाउट नेट पे आपको क्वेश्चन मिलने मुश्किल है, चेंजेस हैं उसमें, तो अगर आप कोशिश करोगे तो आप पकड़े जाओगे, तो इसलिए प्लीज ऑनेस्टी से पेपर दें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अगर डाउट भेजेंगे, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल टीचर्स डे है इसलिए, तो हो सकता है मैं आपके आंसर कर पाऊँ, हो सकता है ना कर पाऊँ। तो अगर मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ तो घबराना नहीं है, आपने ऑलरेडी जो भी पढ़ा हुआ उसको पढ़ाई करें, क्लास कॉपी करें, पैकेज करें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, पेपर अटेम्प्ट करें, उसके सोल्यूशंस आपको पेपर के उसी टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।